नमस्कार मित्रों, मैं संजीव कुमार आप सभी का इंडियन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए जो एक सुनहरा अवसर प्राप्त होने वाला है, आज उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और वो सुनहरा अवसर कौन सा है? वह है अग्रिम आने वाली भर्ती परीक्षा राजस्व लेखपाल 2020। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता ही होगा। इसकी तैयारी कैसे करें, आखिर इसमें कितने पद हैं, इसका क्या सिलेबस है, इन सब बातों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे ये समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल भर्ती 2020 संभवतः अगस्त या सितंबर माह में आने की पूरी उम्मीद है। और इसका एग्ज़ाम जल्द से जल्द आयोग कराएगा। कौन सा आयोग कराएगा? यूपीएससी आयोग कराएगा। इसका क्या सिलेबस है, इसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो कुल जो पेपर है वो लगभग कुल 100 अंकों का होगा। समय 1.5 घंटे का है। कुल अंक 100, कुल प्रश्न 100। इस परीक्षा में 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के होंगे। माइनस मार्किंग होगी। परीक्षा बहुवैकल्पिक होगी। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक सही होगा। आपको चूज करके उसको गोला करना होगा। इस परीक्षा में कौन कौन से विषय आएंगे? मुख्य रूप से आपका सामान्य हिंदी होगा, सामान्य हिंदी होगा और जो कि होगा 25 क्वेश्चंस का, और ये 25 अंक के होंगे सामान्य हिंदी। इसके अलावा सामान्य ज्ञान आएगा। इसमें सामान्य ज्ञान में आपका भूगोल भी होगा, विज्ञान भी होगा, पॉलिटी भी होगा, अर्थव्यवस्था भी होगा। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत करंट अफेयर्स भी होगा, समसामयिक अध्ययन जिसको बोला जाता है। ये सारी बातें, सारे टॉपिक्स सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएंगे, जो कि कुल 25 प्रश्न होंगे और ये भी 25 अंक के होंगे। इसके अलावा गणित या आंकिक क्षमता, आंकिक क्षमता गणित, जो कि 10वें स्तर की होगी। 25 प्रश्न होंगे, 25 अंक के होंगे। इसी प्रकार से जो चौथा खंड है वह है ग्रामीण विकास एवं ग्राम समाज। ग्रामीण विकास एवं ग्राम समाज के 25 प्रश्न भी होंगे इसके, और 25 अंकों के होंगे। कुल 4 खंड होंगे परीक्षा में। 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे। ये परीक्षा का प्रारूप रहेगा। इस परीक्षा में क्वेश्चंस जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, बता ही दिया हमने। ऋणात्मक मार्किंग होगी। केवल एक ही परीक्षा होगी और कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इसी परीक्षा के आधार पर लेखपाल का चयन किया जाएगा। कुल पद कितने हैं? उम्मीद ये है कि कुल पद लगभग 5200 पद आपको राजस्व लेखपाल के देखने को मिलेंगे। पदों की संख्या वर्तमान के कंपटीशन को देखते हुए बहुत अच्छी है। मेहनत करना है, आपको एक सीट कवर करना है इसमें।
आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, सामान्य अध्ययन की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। इन सारे विषयों की तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं इंडियन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप लोगों के लिए विज्ञान विषय लेके आऊँगा और इसके अलावा ग्रामीण विकास एवं ग्राम समाज मेरे द्वारा आप लोगों के लिए पढ़ाया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मेरे चैनल से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। इसलिए आगे मैं जो कि साइंस विषय आपको पढ़ाऊँगा, आगे मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि साइंस में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, सिलेबस जानने से पहले जो हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, साइंस में सिलेबस जानने से पहले हमें ये देखना है कि पिछली जो भर्ती हुई 13 सितंबर 2015 को जो पिछली लेखपाल भर्ती हुई, उसमें विज्ञान विषय के कौन से प्रश्न आए, उस हिसाब से हमको आगे की रणनीति तैयार करना है। हमें क्या पढ़ना है, हमें एक स्मार्ट स्टडी करना है। हमें क्योंकि 25 नंबर के अंदर ही पूरा जीके है और उस 25 नंबर के लिए हमें 5-6 किताबें नहीं पढ़ना है, हमें वो सिलेक्टेड चीज पढ़ना है जो हमारे लिए साइंस में पूरे पूरे नंबर दे सके। अगर बात करें कि पिछली परीक्षाओं में एक तो परीक्षा 2008 में हुई थी और एक परीक्षा हुई 2015 में, तो हम इतना तो पहले नहीं जा सकते हैं कि 2008 की तरीके से हमारा तो पेपर आने वाला नहीं है। हमारा पेपर हो सकता है 2015 के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन आए थे उसी हिसाब से या उससे कुछ कठिन स्तर बना करके हमको दिया जाए। इसलिए हमें ये देखना है कि 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए कितने पूछे गए। मैंने जो एनालिसिस किया है, लगभग जो दो पेपर हुए थे, फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग में, उसमें दोनों में मैंने देखा है कि लगभग 5 से 6 को प्रश्न जो है वो विज्ञान के आपको मिल रहे हैं। 5 से 6 प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न हैं? कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, जैसे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है। रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन के द्वारा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत है, मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है, मशरूम किसके उदाहरण हैं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। हालांकि मैंने इसको क्वेश्चन ही लिखे हैं, मैंने ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए हैं, किंतु यही सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए। इनके 4 ऑप्शन दिए थे, उन 4 ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूं। जैसे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है, तो ऑप्शन दिए थे इम्यूनोग्लोबिन, कोलेजन, केराटिन और हीमोग्लोबिन। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन है जो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है कि रक्त में एक प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, और वही हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है जो कि आरबीसी में पाया जाता है। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। इसको हम शॉर्ट में HB लिखते हैं, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। ये जो हीम होता है इसमें एक तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ये जो ग्लोबिन है ये इसकी प्रोटीन है। दोनों जब मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन बनता है और यही हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो पूरी कोशिकाओं तक ले जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो संचालित किया जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत है। हम लोग ये जो है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं,
यहाँ पे बहुत गहराई में क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है। सामान्य विज्ञान का मतलब यह है कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी विज्ञान का महत्व है हमें वहां से क्वेश्चन देखने। दाल जो कि जिसका हम लोग आमतौर से यूज करते हैं, आखिर क्यों यूज करते हैं, उसमें ऐसा कौन सा तत्व है, उसमें ऐसा सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत है। आपको पता होगा दालें सबसे अच्छा स्रोत किसका है, प्रोटीन का है। किसका है, प्रोटीन का है। सबसे ज्यादा दाल में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन को अच्छी मात्रा में हम लोग ग्रहण करने के लिए दाल का सेवन करते हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि दाल खाइए अगर प्रोटीन की शरीर में कमी को दूर करना है। दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत है, दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। जो क्वेश्चन दिया था उसमें कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, विटामिन था और प्रोटीन था, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्रोटीन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है। अब मेरुरज्जु क्या होता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तंत्रिका तंत्र के बारे में, वहां पे इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ आप ये जान लीजिए जो मेरुरज्जु होता है वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग होता है मेरुरज्जु, जिसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं। यह रीढ़ रज्जु के अंदर एक नलिका, एक तार जैसी, एक सिरा जैसी एक छोटी पतली पतली रचना होती है जो रीढ़ रज्जु के अंदर स्थित होती है और इसका सीधा संपर्क मस्तिष्क से होता है। यह तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। हम जो भी बाहर हमारे साथ क्रियाएं होती हैं, जो उद्दीपन होते हैं, जैसे अगर कील अगर चुभ जाए, चुभने वाली होती है, तो जो सूचनाएं हमारी तंत्रिकाओं के द्वारा जाती हैं सबसे पहले मेरुरज्जु में जाती हैं और मेरुरज्जु उनके प्रति एक्शन करता है, उनके प्रति क्रिया करता है और इस क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये क्रिया अचानक से होती है। तो मेरुरज्जु के दो मुख्य कार्य होते हैं। जो बाहर की जो सूचनाएं हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, जिनको हम उद्दीपन कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं, उस स्टिमुलस को मस्तिष्क तक पहुंचाना और मस्तिष्क से प्राप्त सूचनाओं को प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा अन्य मांसपेशियों और अंगों तक पहुंचाना। इसके अलावा दूसरा कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना, जैसे छींक का आना, सांप को देखकर भाग जाना, ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। इसमें दिमाग का कोई रोल नहीं होता है, मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता है। जो कुछ एक्शन लेता है वो कौन लेता है, मेरुरज्जु लेता है। तो मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या होता है, जो हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, उन पर वो तुरंत एक्शन करता है। तो इसका ये प्रमुख कार्य। इन सब की चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में बखूबी करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, मशरूम किसके उदाहरण है। जो हम लोग जिसकी सब्जी खाते हैं, मशरूम किसके उदाहरण है। तो जीवधारी कई प्रकार के होते हैं, एक कोशिकी होते हैं, बहुकोशिकी होते हैं, जंतु होते हैं, पादप होते हैं। तो मशरूम एक प्रकार का पादप है। कैसा पादप है, यह कवक है, जिसको हम फंजाई कहते हैं। कवक या फंजाई, ये एक प्रकार का कवक है मशरूम, जिसका हम लोग सेवन करते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में किसके द्वारा बदला जाता है। आपने शादी बारात में जब आप लोग गए होंगे, विवाह में गए होंगे, पार्टी में, तो वहाँ पे जनरेटर चलता है। वहाँ पे जनरेटर जब चलता है, उसका जो कुंडली है वो घूमती है और वहाँ से बिजली का निर्माण होता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायनमो। क्या कहते हैं, डायनमो। उसको हम क्या कहते हैं, डायनमो कहते हैं। उसी डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनमो के द्वारा। जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जैसे हमारे घरों में जो पंखा चलता है उसमें बिजली का प्रवाह हम लोग करते हैं, लेकिन वहां से हवा निकलती है। हवा एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है, जबकि जो बिजली जाती है वो वैद्युत ऊर्जा है। तो वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा बनती है, विद्युत मोटर के द्वारा बनती है। जबकि यांत्रिक ऊर्जा से
वैद्युत ऊर्जा किसके द्वारा बनती है? डायनमो के द्वारा बनती है। एक और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? रसायन विज्ञान से प्रश्न है, रसायन विज्ञान से प्रश्न है, और इसका आंसर जो होता है वो होता है फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। फ्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व है। ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जिनकी ऋण विद्युता कुछ कम ज्यादा होती है। इन सबको मैं याद कराऊंगा और आसान ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा। ऐसे चुटकियों में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इसी को याद करना है कि सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। इसको हम कहते हैं फॉन्सल मैंने कुछ तत्व लिखे हैं, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। फॉन्सल ब्राइट पब्लिक स्कूल, फॉन्सल ब्राइट पब्लिक स्कूल। ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, आइस्टेटिन है, फास्फोरस है और सल्फर है। इनका ये क्रम है, ये एक क्रम होता है। सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा? फ्लोरीन। उससे कम कौन सा? ऑक्सीजन। उससे कम नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हम जो क्रम तैयार कर रहे हैं वो ऋण विद्युता का घटता क्रम है। इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता है। रसायन विज्ञान जो कि बहुत कठिन लगता है, बहुत आसान लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट आप उनको तैयार कर सकते हैं फॉन्सल ब्राइट जैसी बहुत सारी ट्रिक्स के माध्यम से। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 से 6 प्रश्न आपके 25 नंबर जो क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन हैं, उसमें 5 से 6 प्रश्न आपको अवश्य ही मिलेंगे। और हो सकता है वर्तमान में, क्योंकि साइंस और एनवायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी मात्रा, चाहे आप यूपीपीएससी का एग्जाम देखें, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का देखें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस साइंस और एनवायरमेंट के देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 25 प्रश्न आने हैं और उस 25 प्रश्न में आपके सारे विषय कवर होंगे, जिसमें साइंस, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स भी है, जो है आपका बहुत बड़ा भाग होने वाला है। यूपी स्पेशल भी है। बहुत सारे प्रश्न आने, 25 प्रश्न के अंदर ही सारी चीजें आनी है। मैंने बता दिया है, ये दावा है कि 5 से 6 प्रश्न आपके विज्ञान के अवश्य होंगे, 3-4 प्रश्न एनवायरमेंट के जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इन प्रश्नों को कैसे हमने, जैसे मैं अगर यहाँ पर चर्चा करूँ कि कुछ प्रश्न बायोलॉजी से पूछे गए हैं, 1, 2, 3, 4 प्रश्न जीव विज्ञान से हमने लिए हैं, और 2 प्रश्न, एक प्रश्न भौतिक विज्ञान का है, यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा विद्युत ऊर्जा बदली जाती है, एक रसायन विज्ञान का प्रश्न है। तो अधिकांश भाग जीव विज्ञान से आता है। क्या सिलेबस है, आगे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। मैंने जैसे बताया कि सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस क्या होना चाहिए हमारे लेखपाल भर्ती में, हमारे अच्छे अंक जो साइंस से आ जाए, सिलेबस क्या होना चाहिए, स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर 3 विज्ञान है, विज्ञान के 3 पार्ट हैं। आपका भौतिक विज्ञान है, जिसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। आपका रसायन विज्ञान है, इसको केमिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा आपका है जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान के अंतर्गत हम लोग 3 विज्ञान पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जैसा कि आपको पता ही है कि विज्ञान किसी पदार्थ के बारे में क्रमिक एवं सुव्यवस्थित ज्ञान, ये परिभाषा है कि विज्ञान वह एक प्रकार का विशेष ज्ञान है जिसमें किसी पदार्थ का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान अर्जित किया जाता है। उसके अंतर्गत हम 3 प्रकार की मुख्य रूप से विज्ञानों को पढ़ते हैं।
अगर बात करें जाए कि सबसे पुराना विज्ञान कौन सा है, सबसे पुराना विज्ञान केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है जिसको बोलते हैं। यहीं से विज्ञान की स्टार्ट होती है। पदार्थ के बारे में हम सबसे पहले यहीं पे चर्चा करते हैं। आखिर पदार्थ क्या होते हैं, वहीं से रसायन विज्ञान की उत्पत्ति हुई। उसके बाद बायोलॉजी आता है और फिजिक्स हमारा वर्तमान में इसका विकास हुआ, फिजिक्स का विकास हुआ वर्तमान में। तो ये सारे विज्ञान हैं। परीक्षा में आपके लिए कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैंने एनालिसिस किया है कि सबसे ज्यादा प्रश्न आपके बायोलॉजी से आते हैं। लगभग 70% प्रश्न आपके जीव विज्ञान से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आमतौर से हमारे लाइफ में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी ऐसी जैविक क्रियाएं हैं जिनका रोज हमको दैनिक जीवन में सामना करना पड़ता है, रोज उनकी जानकारी रखनी पड़ती है। तो आयोग आपसे सिर्फ सामान्य जानकारी मांगता है कि आपको अपने शरीर के बारे में, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या जानकारी है, आपको अपने परिवार के बारे में, बच्चों में आनुवंशिक गुण कैसे हों, आगे उनका विकास कैसे हो। दैनिक जीवन में जीव विज्ञान का बहुत ज्यादा यूज होता जा रहा है। इसलिए जीव विज्ञान से हर कोई आयोग, चाहे UPSSC हो चाहे UPPSC हो, 70% से ज्यादा ही ज्यादा क्वेश्चंस केवल और केवल जीव विज्ञान से बनते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री भी आता है, फिजिक्स भी आता है। दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें फिजिक्स में चलती रहती हैं। बाइक चलाते हैं, एक्सीलरेशन उसका बढ़ता है, त्वरण बढ़ता है, वेग क्या है, गति क्या है, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा क्या है, कार्य क्या है, ये सारी बातें हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करेंगे। तो लगभग 25% में 5% प्रश्न केवल हम इसमें मानेंगे और 20% प्रश्न आपके भौतिक विज्ञान से पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए सिलेबस हमको कहाँ से तैयार करना है, कौन से सिलेबस को हमें पढ़ना है अपनी एक सीट कवर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बायोलॉजी एक बड़ा पोर्शन है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है विज्ञान के अंतर्गत। इसको समझेंगे, इसके बाद में आने वाले समय में भौतिक विज्ञान का नंबर आएगा और उसके बाद में केमिस्ट्री का अध्ययन आएगा। इनमें केमिस्ट्री में सिर्फ अगर आप सिर्फ यूज पढ़ लिए, किसी भी चीज का यूज पढ़ लिए कि अल्कोहल का क्या यूज है, सिरके का क्या यूज है, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्या यूज है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। फिजिक्स में ऊष्मा, कार्य, प्रकाश, कुछ गिने चुने चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए, गति, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन बायोलॉजी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, एक बड़ा सब्जेक्ट है। वहां से हमको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं। पाचन पढ़ना है, सर्जन पढ़ना है, परिसंचरण पढ़ना है, प्रजनन पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, कंकाल तंत्र पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। क्वेश्चन बनते हैं। आप पुराने के क्वेश्चंस हैं उनको आप देख सकते हैं और मेरी इस बात को समझ सकते हैं। आगे बायोलॉजी में क्या सिलेबस है इसको हम लोग देखते हैं एक एक चैप्टर में। तो ये कुछ सिलेबस हमारे बायोलॉजी के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं, यहीं से आपके क्वेश्चंस अधिकांश बनते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है, जो बहुत जरूरी है आपके लिए। इनसे कम आप अगर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। 5-6 प्रश्न सही करने के लिए आपको कम से कम इतना तो अवश्य ही पढ़ना पड़ेगा। जिसमें पहला चैप्टर है कोशिका जीवन की मूल इकाई, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हालांकि यहाँ से प्रश्न हो सकता है आने वाले समय में कम बने, क्योंकि बहुत पहले यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, लेकिन बगैर इसको पढ़े हम आगे के चैप्टर्स नहीं समझ सकते हैं। बेहतर तरीके से अगर आपको समझना है तो आपको ये चैप्टर, सेल वाला जो चैप्टर है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जितनी भी मैकेनिज्म है, चाहे वो आपका पाचन हो चाहे पोषण हो, सारी प्रक्रियाएं सेल पर डिपेंड हैं। अगर आपको बायोलॉजी में महारत हासिल करनी है तो आपको सेल वाला चैप्टर अवश्य ही पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से सारे तंत्र जितने भी हैं, जैसे पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। हमारा जो पाचन तंत्र है
भोजन कहाँ कहाँ पे पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, अवशोषण क्रिया कहाँ होती है, पाचन में कौन कौन से जो ग्रंथियां हैं वो सहायक हैं, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। रक्त परिसंचरण पढ़ना है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि रक्त के अंदर O2 का परिवहन कौन सी प्रोटीन करती है, तो किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था? रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप जानते होंगे कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पेस मेकर क्या है? हृदय के अंदर एक रचना पाई जाती है पेस मेकर, वहां से क्वेश्चंस बने हैं। हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये सारे प्रश्न कहां से बनते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र से बनते हैं। ब्लड ग्रुप, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता है? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही है? RH फैक्टर क्या होता है? ये सारे प्रश्न आपको इस चैप्टर के द्वारा सीखने को मिलेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, श्वसन तंत्र। हमारे फेफड़े में कितनी ऑक्सीजन अवशेष रह जाती है, वाइटल वॉल्यूम, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। या जो फेफड़े हैं वो कार्य किस तरीके से करते हैं, फेफड़े की जो इकाई होती है वो क्या होती है, एल्वोलाई क्या है, इन सब की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ से जो श्वसन तंत्र संबंधी अगर रोगों का अध्ययन करना है तो हमें श्वसन तंत्र को पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे दैनिक जीवन का उद्देश्य है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए ये चैप्टर कवर करेंगे। इसके अलावा कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, हमारे शरीर को स्थिरता कौन प्रदान करता है? आखिर हमारा शरीर इस तरीके से क्यों खड़ा है? अगर कंकाल तंत्र नहीं होता तो हमारा शरीर एक गठरी की भांति होता और कुछ नहीं होता। इसलिए स्केलेटन सिस्टम पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? कान में कौन कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? कहाँ पे अस्थियां पाई जाती हैं, कहाँ नहीं पाई जाती हैं? इसके अलावा अस्थि में के अंदर जो मज्जा भरा होता है कितने टाइप्स का होता है, उसमें क्या कार्य है, ये हम सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, ये सारे क्वेश्चंस स्केलेटन सिस्टम से बनते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये हमारे सिलेबस में होना चाहिए। अगला है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे ग्वाइटर रोग हो जाता है जिसको हम घेंघा रोग कहते हैं, कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? या जो बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं हमारे शरीर में, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? या दूध के श्रावण के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो उत्तरदायी है? या प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या कार्य है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य है? लड़ो उड़ो हार्मोन क्या है? ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम से खूब पूछे गए हैं। इनकी चर्चा हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत अर्थात अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र पे आते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन पे चर्चा किया था कि मेरुरज्जु का कार्य क्या है। ये क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेट करता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मस्तिष्क से क्वेश्चन बनते हैं कि प्रेम की भावना मस्तिष्क के किस भाग में उत्पन्न होती है? हमारी जो अचेतन या चेतन मेमोरी है ये किसका कार्य है? मस्तिष्क में मस्तिष्क का कार्य क्या है? या हमारा जो संतुलन बनता है वो मस्तिष्क के किस भाग द्वारा बनता है? ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसका चर्चा हम तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत करेंगे, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत करेंगे। अगला चैप्टर आता है पोषण या न्यूट्रिशन। ये तो बहुत ही जरूरी है कि भोजन में हमारे लिए कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन किसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये सारे प्रश्न आपको पोषण वाले चैप्टर में मिलेंगे। इसके अलावा मानव रोग बहुत जरूरी चैप्टर है। एक प्रश्न यहाँ से निश्चित ही आएगा, छूटने वाला नहीं है कि डेंगू रोग किसके द्वारा होता है, या कवकों के द्वारा कौन से रोग होते हैं, या जीवाणुओं के द्वारा कौन से रोग होते हैं। अभी जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, इसका भी अध्ययन हम इस मानव रोग वाले चैप्टर में करेंगे।
इसी प्रकार से जो कुछ और कुछ बचेगा उसका हम अध्ययन विविध में करेंगे, आदर्श चैप्टर में करेंगे। जो कुछ भी बचेगा, जो नई खोज पर आधारित प्रश्न होंगे, जो इन सबसे छूट जाएगा, उन सब की चर्चा हम विविध के अंतर्गत करेंगे। यहाँ से आपका 70% विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा 2-4 चैप्टर पढ़ लेने हैं और पूरा साइंस हमारा क्लियर हो जाएगा। और दावा है कि ये सारी चीज, इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद लेखपाल भर्ती में साइंस के सारे प्रश्न आपके सही होने वाले हैं, यदि आप हमारे साथ इंडियन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में बने रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सिलेबस और जो कुछ मैंने आज बताया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए हमारे साथ तैयारी करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। आगे इन चैप्टर में इनकी शुरुआत करेंगे, इन चैप्टर की कुछ अलग भूमिका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।